Hello, Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am आर्यश्री सोलंकी, योर लेक्चर एनजीटी गाइड। और आज का टॉपिक है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, और अगर हो सकता है तो किन रीजंस के कारण हो सकता है। ओके गाइस, तो द टॉपिक इज इफ थर्ड वर्ल्ड वॉर हैपेंस व्हाट विल बी द पॉसिबल रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, सबसे पहला हम थीम देखते हैं हमेशा। इन जनवरी 2019 चाइना ने अपनी आर्मी को ऑर्डर किया था एक वॉर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। किससे वॉर करने में? चाइना और यूएसए का वॉर। ऑन द बेसिस ऑफ, हम सबको पता है साउथ चाइना सी का जो इशू है चाइना और यूएसए में हमेशा रहा है। 2019 के आसपास ये इशू बहुत ज़्यादा जो है आग पकड़ लिया था, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर होने तक की संभावना को प्रेडिक्ट किया था सबने। ठीक है, तो दिस इंटेंसिफाइड द डिबेट्स अबाउट वेदर वर्ल्ड वॉर 3 इज गोइंग टू हैपन और नॉट। ठीक है, नाउ लेट्स एनालाइज द स्कोप ऑफ मेजर इश्यूज, है ना, किस चीज़ के इश्यूज जिनसे आगे आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अभी रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन इशू हुआ था ना, उसमें भी देयर वर डिबेट्स की हो सकता है दिस कैन टर्न इनटू अ वर्ल्ड वॉर, है ना। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर किन किन रीजंस के कारण हो सकता है। तो सबसे पहला रीजन तो ऑन द टॉप ऑफ माय हेड इज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वाटर हो गया हमारा, लैंड रिसोर्सेज, सी, ओशंस, वॉट एवर द नेचुरल रिसोर्सेज आर रिगार्डिंग मिनरल्स एंड एवरीथिंग। तो नेचुरल रिसोर्सेज पर ज़्यादा वर्ल्ड वॉर्स होने की संभावना होती है। ठीक है, ये ना सबसे पहला टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज। वॉर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैव अ लॉन्ग कॉमन हिस्ट्री। ठीक है, बहुत सारे वॉर्स जो है, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान में भी एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी रिगार्डिंग द वाटर ऑफ द इंडस रिवर। ठीक है, दूसरा लैंड पे भी इंडिया और पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग कश्मीर। अब हम अगर सी की बात करें तो साउथ चाइना सी इज़ अ कंट्रोवर्सी बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो दीज ऑल आर व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो cannot be ruled out that they cause World War 3. तो resources cause World War 3, they have the potential, they can cause any war. ठीक है, तो oil, water, land, minerals are some of those resources. Now moving on, there are many territorial disputes among the countries. Sorry about the pen. तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कश्मीर आ गया, फिर उसके बाद हमारा जेम्स शोल आ गया, जो किसके कॉन्फ्लिक्ट के बीच में है? हमारा चाइना और मलेशिया। ज़्यादातर कॉमन चाइना ही होते हैं हर जगह। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में है ना एक डोकलाम इशू हुआ था, उसमें भी हमारा इंडिया के साथ कौन था कॉन्फ्लिक्ट में? चाइना। तो चाइना इज मेजरली इन कॉन्फ्लिक्ट विद एवरी अदर कंट्री रिगार्डिंग टेरिटरी और सी, है ना, वाटर डिस्प्यूट्स। अब आ जाओ, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैव पोटेंशियल टू कॉज वॉर एंड एलीज ऑफ बोथ कंट्रीज may side with them which may lead to another world war। इसका मतलब क्या है? दो कंट्रीज के बीच में वॉर होने की संभावना हो रही है, तो वो दो नेशन के बीच में जब तक है ना तब तक वो छोटा सा है। बट जब इस कंट्री के भी दूसरी कंट्री ज़्यादा सपोर्टर खड़े हो जाते हैं, इस कंट्री के भी बहुत सारे कंट्री एज अ सपोर्टर खड़े जाते हैं, तो वो सिर्फ वो दो नेशन की फाइट नहीं बच जाती है। इट इज़ अ फाइट अमंग्स मेनी नेशंस एंड दैट टर्न्स इनटू वर्ल्ड वॉर, है ना। ऐसा ही तो होता है। तो ऐसा बोल रहे थे ना कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसमें यूक्रेन के बैक पे आ गया हमारा नाटो यूएसए पूरा सपोर्ट में, तो वो रशिया अगेंस्ट यूएसए हो जाता, फिर रशिया के साथ साथ भी बहुत कंट्रीज जाती। फॉर एग्जांपल चाइना रशिया को ही सपोर्ट करता अगर वॉर होता तो, है ना, तो उधर भी यूएसए के सपोर्ट में बहुत कंट्रीज आती, इधर भी बहुत कंट्रीज आती, तो इट वुड हैव बिकम अ वर्ल्ड वॉर वेरी इजीली, है ना। वो तो नहीं हुआ, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। सीज आर ऑल्सो कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल साउथ चाइना सी हमने भी बात करी है, यूएसए और चाइना में उसी का एग्जाम्पल आएगा, है ना। कॉजिंग टेंशन बिटवीन चाइना एंड यूएसए। चाइना रिसेंटली ऑर्डर्ड इट्स आर्मी टू प्रिपेयर फॉर वॉर, जो हमारा थीम में था, दैट इज इट। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ये आपस में बहुत बार लड़ाई करते हैं, किस चीज़ के पीछे? मिनरल्स और मेटल्स के पीछे। अच्छा, अभी मुझे एक बात बताओ, इंडिया में बहुत बड़ा ना रिसेंटली लिथियम रिजर्व मिला है, किस स्टेट में मिला है? ठीक है, लेट राइट इट इन द कमेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। उससे इंडिया की रैंकिंग ना 7th पे आ गई है ग्लोबली रिगार्डिंग द लिथियम रिजर्व्स। ठीक है, तो मुझे बताना किस स्टेट में मिला है। इट हैज़ पोटेंशियल टू गेट आस्क्ड इन योर क्वेश्चन एनी ऑफ द पेपर। तो मिनरल और मेटल के पीछे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। थ्रू न्यू कॉलोनियलिज्म दे ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स, है ना। तो जैसे अभी हमारी कंट्री पे ब्रिटिशर्स ने राज किया था 1947, है ना, तो हमारी कंट्री के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, वेदर इट बी वुड, वेदर इट बी गोल्ड, सिल्वर, एनी मेटल, एनी मिनरल, जितना भी पॉसिबल चीज़ें वो ले के जा सकते थे, इंडिया को पूरा ड्रेन कर सकते थे। उन्होंने पूरा एकदम इंडिया को ड्रेन कर दिया आउट ऑफ एवरी पॉसिबल नेचुरल रिसोर्स, एंड देन दे वेंट ऑन, है ना, उनकी कंट्री में बढ़िया अपनी जीडीपी उन्होंने बढ़ा ली और इंडिया की जीडीपी को एकदम ऐसे ग्राउंड पर टच कर दिया, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज ने किया है। ऑयल इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़ अमंग नेशंस। ऑयल भी बहुत मेजर इशू है, क्यों? क्योंकि ऑयल से दुनिया चल रही है, गाड़ियाँ ऑयल से चल रही हैं, पेट्रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, जितनी भी बिग मशीनरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, दे कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दोनों चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली ईरान थ्रेटेंड टू कट ऑफ
एंटायर ऑयल सप्लाई। यूएसए को ऐसा हुआ था ना कि ईरान ने एकदम थ्रेटन किया था कि हम तुम्हें बिल्कुल तेल देना बंद कर देंगे। अगर ईरान ऐसा कर देता तो यूएसए की तो ठप हो जाता है बिल्कुल, है ना, क्योंकि अनदर बिग ऑयल एक्सपोर्टर इज रशिया, और रशिया से भी यूएसए के कुछ अच्छे टाइज तो है नहीं, तो यूएसए जाता कहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे पॉलिटिकल रीजन पे। नेचुरल रिसोर्सेज हमने सारे कवर कर लिए। पॉलिटिकल रीजन क्या हो सकता है? कोई भी, जैसे अब आजकल ना लीडर्स, ज़्यादातर जो वॉर के इशू होते हैं वो लीडर्स ही होते हैं। मतलब अच्छा रूल नहीं होना, अच्छे तरीके से लीड नहीं करना, कुछ भी पॉलिसी बनाना जो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होती, इन चीज़ों के कारण सिर्फ एक इंसान और उसकी अनसक्सेसफुल लीडरशिप के कारण बहुत ज़्यादा वॉर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। टेंशन बिटवीन यूएसए एंड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में कौन है भैया? राइट इट डाउन, डिक्टेटर साहब है हमारे। ठीक है, तो वो भी लीडरशिप के कारण ही है, पॉलिटिकल इशू ही है ना वो। अब आ जाओ न्यूक्लियर वेपन वाला है बहुत, जैसे अब लीडर न्यूक्लियर वेपन क्यों मेंशन किया? लीडर्स के हाथ में होता है ना, कि न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल देनी है या न्यूक्लियर का अटैक करवाना है, एटॉम बॉम्ब फेंकवाना है किसी कंट्री पे। अगर कोई लीडर ऐसे आ गया जो ज़्यादा सोचता नहीं है, कुछ तो भी पॉलिसीज़ बना रहा है, कंट्री को कैसे तो भी लीड कर रहा है, वो आराम से ऐसा स्टेप उठा सकता है कि किसी और कंट्री पे न्यूक्लियर वेपन भी गिरवा दे। तो दूसरी कंट्री शांत रह जाएगी क्या? वो भी न्यूक्लियर वेपन का अटैक करेगी, और ऐसे में सिर्फ उन कंट्रीज़ का नुकसान नहीं होगा, आसपास जितने भी उस कंट्री के लोग हैं, उस कंट्री के आसपास जितनी कंट्रीज़ हैं, everyone around those two countries will suffer to a very high extent। ठीक है, तो दूसरा, एट प्रेजेंट देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग टू ऑफ द बिगेस्ट पावर्स। कौन से बिगेस्ट पावर्स की बात हो रही है? यूएसए और चाइना। तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। और देखो नॉर्मल जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी? इंडिया और पाकिस्तान। तो इनकी लड़ाइयों में इतना वो नहीं होता, इतना फर्स्ट क्रिएट नहीं होता। फर्स्ट क्रिएट होता है जो एकदम डेवलप्ड और सुपर पावर कंट्रीज़ होती हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएसए और रशिया, है ना। अगर ये लड़े, ये इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कुछ बहुत ज़्यादा, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट कैन कॉज वर्ल्ड वॉर। यूएस एंड चाइना, दैट कैन कॉज वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये ज़्यादा इश्यूज होते हैं, ज़्यादा अलार्मिंग। नाउ मूविंग ऑन, अलायंसेस अमंग कंट्रीज आर ऑन द राइज। ठीक है, अलायंसेस मतलब अब वही जो मैंने बताया, दो कंट्रीज लड़ेंगी, उनके फ्रेंड्स आ जाएंगे, अनदर कंट्रीज, बहुत ऐसा बड़ा सा क्रिएट हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड वॉर बन जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, इश्यूज लाइक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ये भी कैपेसिटी रखते थे वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होने की, वो तो वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं। ठीक है, वी आर फॉर्चुनेट। नाउ मूविंग ऑन, बिग पावर्स ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग देयर मिलिट्री कैपेसिटी। एवरीवन इज, बिग पावर्स नहीं, हम भी, इवन इंडिया, हम क्या है, हम डेवलपिंग है, स्टिल वी आर इंक्रीजिंग। हमने अभी डिफेंस का बजट देखा था पूरा, राइट, वी सो कि कितना ज़्यादा हमने इन्वेस्ट किया, इट वाज इन लाख करोड्स एंड इट वाज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, 9.8% इंक्रीज था अभी। तो एवरी कंट्री इज इंक्रीजिंग देयर डिफेंस, है ना, अपना मिलिट्री पावर इंक्रीज कर रही है, तो उससे भी वर्ल्ड वॉर होने के बहुत चांसेस होते हैं। अब आ जाओ टेररिज्म भी बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, क्यों है वो देखते हैं। वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ टेररिज्म इज परसीव नेग्लिजेंस ऑफ सम कम्युनिटीज़, है ना। और ये ह्यूमन राइट्स वाली बात आ गई कि वो उन लोगों के लिए, उन लोगों को ऐसा फील होता है कि हम ऐसा फील करवाया जा रहा है कि हम बिलोंग नहीं करते, हमारे बहुत ज़्यादा हमें बैकलैश फील हुआ, हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने परेशान किया पास्ट में, तो अब हम उन सबसे बदला लेंगे सबकी जान लेके। तो ये थोड़ा अनरीजनेबल है व्हाटएवर, बट ठीक है। वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ टेररिज्म जो है, ऐसा सोचा जाता है, दैट आई सेड, लोग की आइडियोलॉजी ऐसी रहती है। Now the potential to cause world war, these have the potential, of course this have, है ना, but in this war ideally all nations will be united। तो कोई भी पर्टिकुलर, जिससे हमारा ISIS हो गया, वो जो है तबाही मचाने आ गया, तो कोई उसका सपोर्ट पाकिस्तान में भी, बट कोई और कंट्री होशाबाज में उसका सपोर्ट नहीं करेगी, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री विल यूनाइट अगेंस्ट दैट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इतना ज़्यादा खतरा नहीं है इनसे वर्ल्ड वॉर होने का, जितना नेचुरल रिसोर्सेज और पॉलिटिकल रीजंस थे। इन अनदर पर्सपेक्टिव, सम कंट्रीज आर ब्लेमिंग सम अदर कंट्रीज ऑफ फंडिंग टेररिस्ट। जैसे पाकिस्तान पे पूरे ग्लोब ने ब्लेम किया है ना, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, कि यू फंड टेररिस्ट, यू शेल्टर टेररिस्ट, यू प्रोवाइड देम वेपन्स, यू प्रोवाइड देम एवरी मीन्स टू कॉज डिस्ट्रक्शन। वो सही भी एक तरीके से दे डू, है ना। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने एक्यूजेशन लगाए थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे जो सही थे, ठीक है, whereas अदर कंट्रीज आर accusing USA ऑफ फंडिंग टेररिज्म। तो काउंटर होता ही है। अब आप किसी को बोलो तूने ऐसा किया, तो वो भी आप पे आरोप लगाएगा ही। तो इफ़ यू आर ब्लेमिंग समबडी, दे विल काउंटर ब्लेम यू, दैट इज नेचुरल, है ना। दिस काइंड ऑफ ब्लेम गेम्स में ऑल्सो लीड टू वॉर अमंग नेशन। तो ब्लेम गेम से ही वॉर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल देर आर टू स्मॉल किड्स, है ना, लेट्स नेम USA एंड अदर कंट्री एज चाइना,
है ना। तो यूएसए वाला जो बच्चा है वो बोल रहा है तूने मेरा पेन लिया, दूसरा बच्चा बोले नहीं नहीं ये पेन मेरा है, तूने मेरा पेन लिया, एंड दे वो स्टार्ट फाइटिंग बेस्ड ऑन द ब्लेम गेम्स। पता पड़ा वो पेन किसी और ने लिया था, कहीं और गिर गया, गलती से घूम गया, है ना। तो ये तो छोटे बच्चे हैं तो ये मैटर नहीं करता, बट इमेजिन दिस पिटी इशू एग्जिस्टिंग बिटवीन टू सुपर पावर्स, है ना। अब हम कंक्लूड कर देते हैं पूरा टॉपिक। ऑन वन साइड मैनी पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स स्टैब्लिशिंग पीस, ग्लोबल पीस, हमारा यूएन जो है, हमारी पीस मेकर्स जितने भी हमारी टीम्स जाती हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है कि पीस स्टैब्लिश हो जाए, ह्यूमैनिटी स्टैब्लिश हो जाए। ऑन अनदर साइड सम लीडर्स आर क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वहीं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट कर रहे हैं। इफ वर्ल्ड वॉर 3 हैपन्स एंटायर ह्यूमन रेस मे बी वाइप्ड आउट, वाई बिकॉज सब न्यूक्लियर कैपेबल हो गए हैं। अब टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग ऑल नेशन शुड वर्क टूवर्ड्स रिवाइविंग पीस, है ना। वो तो हो ही रहा है, सब में ट्रीटीज बन रही है एंड एवरीथिंग। मोर डिप्लोमेटिक लीडर्स इन द वर्ल्ड, तो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक लीडर्स की ज़रूरत है हमारे पूरी दुनिया में। इफ़ थर्ड वर्ल्ड वॉर हैपन्स तो मेजर इशू यही रहेगा कि लैक ऑफ डिप्लोमेटिक लीडर के कारण वर्ल्ड वॉर 3 होगा। इसका मतलब क्या है, अच्छे लीडर नहीं मिलेंगे, डिप्लोमेटिक लीडर्स की कमी होगी, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होगा, कंट्रीज़ के बीच में पीस ट्रीटीज़ नहीं होगी, तो दैट विल बी द मेन कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3 इफ इट हैपन्स। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर इट। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। थैंक यू।